पीओके में आरोप है कि करीब 20 से 25 लोगों निर्मम हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी सेना आके गोलियां चलाई। ये अब देखा जा रहा है सर, इतने हत्याएं, लोगों में रोष, ऐसा क्यों? पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहाँ से आया, क्यों आया और उसके बाद उसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने कैसे किया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला किया। उस टाइम पर महाराजा ने विलय नहीं किया था, न भारत के साथ न पाकिस्तान के साथ। तो फिर यूनाइटेड नेशन ने अपना गेम खेला, जहाँ पर वो अमेरिका, ब्रिटेन और उनके वेस्टर्न एलाइज थे। जहाँ तक आप यहाँ पर रुक जाए, उनका वहाँ पर रुक जाए। बाकी पाकिस्तान चाहता क्या? उन पीओके वालों को, जो आम जनता, उनको सुविधाएं भी नहीं देना, उन्हें छोड़ना भी नहीं, ताड़ित करना भी है, मारना भी है। तो समाधान क्या है? आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा क्या हुआ? अमेरिका उनके पीछे खड़ा हो। अमेरिका चाहता नहीं कि ये मामला सुलझे। नहीं, मैंने तो आपको बताया ना, वेस्टर्न वर्ल्ड तो कभी नहीं चाहेगा। ये वाला बाग भी वापस आ जाए इंडिया के। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी कर्नल तेज टिक्कू साहब। कर्नल तेज टिक्कू साहब 1971 में भी भारतीय सेना की तरफ से इंडियो पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें हिस्सा लिए थे। एक कश्मीरी होने के नाते कर्नल टिक्कू कश्मीर को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, और ख़ास करके कश्मीर के साथ वाला हमारा हिस्सा पीओके, उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छा रिसर्च किया है। उससे बेहतर कोई बताने वाला नहीं है। तो आज हमारे साथ हैं कर्नल तेज टिक्कू साहब। सर नमस्कार। सर कैसे हैं? सर नमस्कार सर जी। पीओके में कुछ दिनों से, अभी फ़िलहाल एक इलेक्शन हुआ, वहाँ पे आरोप है कि करीब 20 से 25 लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी सेना आके गोलियाँ चलाई। और ये अब देखा जा रहा है सर, इतने हत्याएं, लोगों में रोष, ऐसा क्यों? देखिए, हमें इसके बारे में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा अतीत में जानना पड़ेगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहाँ से आया, क्यों आया और उसके बाद उसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने कैसे किया। जम्मू कश्मीर का विलय जो भारत के साथ हुआ, वो पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट का हुआ जो महाराजा हरि सिंह के नीचे था। जो महाराजा हरि सिंह का स्टेट था। जैसे कई राजवाड़े थे, महाराजा थे, 586 तकरीबन थे इंडिपेंडेंस के टाइम में जी। तो इस जम्मू कश्मीर स्टेट का जो विलय हुआ भारत के साथ, ये पूरे का हुआ। फिर आपको मालूम है 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला किया। उस टाइम पर महाराजा ने विलय नहीं किया था, न भारत के साथ न पाकिस्तान के साथ किया हुआ था। इसकी एक लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में हमें ये जानना चाहिए कि जब 22 अक्टूबर तक महाराजा हरि सिंह ने, जिसके हाथ में ताकत थी विलय करने की, जो ताकत फ्लो करती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था जी। जिसके बिना पर, जो बेसिस था राजे महाराजों का विलय करना पाकिस्तान के साथ या भारत के साथ। लेकिन महाराजा हरि सिंह का कश्मीर के साथ कई और चीज़ें उसमें कॉम्प्लिकेट कर रही थी सिचुएशन, तो विलय नहीं हुआ था। इस दौरान पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया, और वो भी एक लंबी कहानी है। एंड में भारत जो है वो जब उन्होंने 22 अक्टूबर हमला किया, तो फिर 26 अक्टूबर के करीब उन्होंने कश्मीर का काफ़ी सारा हिस्सा अपने कब्जे में किया था, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के पास फौज नहीं थी इतनी ज़्यादा, और स्टेट बहुत बड़ा था। इनफैक्ट एरिया के लिहाज से ये इंडिया के स्टेट्स में जी, ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स में ये सबसे बड़ा स्टेट था जी। रुकबे के हिसाब से, उनका क्षेत्रफल के हिसाब से। तो फौज बहुत कम थी, 5-6 बटालियन थी, वो इधर उधर बिखरी हुई थी। और कहाँ से करना था आपको सेव? करगिल, बल्तिस्तान, सिंकियांग, लद्दाख, और फिर आप नीचे आए इधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो आजकल मुजफ्फराबाद। तो उसके पास फौज नहीं थी, और पाकिस्तान ने चोरी छुपे जो हमला किया। तो उस वजह से जब वो कश्मीर श्रीनगर के आसपास पहुंचने वाले थे, तो महाराजा हरि सिंह के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने भारत से असिस्टेंस मांगी, मदद मांगी जी।
तो भारत ने उस वक्त भारत में जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन था जी। क्योंकि अंग्रेज़ निकलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया था, जो बाद में गलत साबित हुआ, जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ, कि गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही रहेंगे जब तक हम अपना गवर्नर जनरल न बनाएं। उस समय पाकिस्तान की आर्मी में और इंडियन आर्मी में दोनों ब्रिटिश चीफ होते थे और कमांडर इन चीफ भी ब्रिटिश ही होता था अकेला। तो उन्होंने अपने हिसाब से इस कार्रवाई को किया। एनीवे, लंबी स्टोरी को शॉर्ट में ये कहते हुए, तो जब महाराजा हरि सिंह ने विलय किया तो भारत की फौज आ गई और उनको निकालना शुरू किया। लेकिन फिर हमने एक गलती क्या करी, हम यूनाइटेड नेशन में यूएन चले गए जो कि नहीं जाना चाहिए था। तो फिर यूनाइटेड नेशन ने अपना गेम खेला, जहाँ पर वो अमेरिका, ब्रिटेन और उनके वेस्टर्न एलाइज थे। जहाँ तक आप यहाँ पर रुक जाए, जितना हिस्सा उनका वहाँ पर रुक जाए, बाकी आप इधर। क्योंकि उन्होंने जो हिंदुस्तान के विभाजन की कहानी है उसमें पाकिस्तान को ये बनाना चाहते थे, हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहते थे। अच्छा। क्योंकि ये वाला इलाका जो अभी पाकिस्तान है वो वेस्ट एशिया के ऊपर नज़र रखना चाहते थे। अच्छा। क्योंकि वहाँ तेल बहुत ज़्यादा था और ये मुस्लिम राष्ट्र था, उसके ऊपर नज़र रखनी थी। और दूसरा सेंट्रल एशिया, क्योंकि सेंट्रल एशिया के में जो भी स्टेट्स हैं उनके ऊपर पोर्ट नहीं है, बंदरगाह नहीं है। तो कराची कहना चाहते हैं ये यूके द्वारा जानबूझ के साजिश की गई, जानबूझकर अंग्रेजों द्वारा। इसमें अमेरिका का ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन उस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड को चर्चिल चलाता था। तो उसने ये किया, अमेरिका ने हाँ में हाँ मिला दी। बाद में इंग्लैंड का रुतबा ख़त्म हो गया तो अमेरिका को पता चला इसमें तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है फिर पाकिस्तान इस वजह से कई सारी अमेरिकन मिलिट्री अलायंस का भी हिस्सा रहा और बहुत बड़ा एलाई है तब से, इसी वजह से। और वही एक कारण था, वो नहीं चाहते थे कि हम मुजफ्फराबाद तक वापस पहुँचे और फिर नीचे हम पहाड़ों से रावलपिंडी की तरफ देखे। तो उनको थ्रेट था तो वहाँ रुका दिया। अब पाकिस्तान, अच्छा ये पूरा इलाका, इसमें गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, ये सब आते थे, महाराजा का ये स्टेट था जी। और वो पूरा इलाका जब जंग बंदी हुई तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान का पूरा इलाका, मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट, पुंछ का राजवाड़ा, मीरपुर, कोटली, ये सब पाकिस्तान में चले गए। अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल, महाराजा के स्टेट का क्षेत्रफल 2,63,400 कुछ किलोमीटर था जी। उसमें से भारत के पास सिर्फ 1,45,000 स्क्वायर किलोमीटर है, बाकी सब इधर उधर गया हुआ है जी। पाकिस्तान के पास 86,000 किलोमीटर है, चाइना के पास 38,000 किलोमीटर है अक्साई चीन में, और फिर पाकिस्तान ने शेक्सगाम में उनको 5,400 किलोमीटर और दे दिया जी। तो ये मिडली है, और हम इसका जम्मू कश्मीर का बॉर्डर भी बहुत मिडली है, कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल है, कहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर है जी। तो ये, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कश्मीर जहाँ पर स्थित है, अगर आप उसके ईस्ट में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो सिंकियांग आता है, आजकल चाइना। आप साउथ वेस्ट में साउथ ईस्ट में जाएंगे तो चाइना आ जाता है, ऊपर सिंकियांग आ जाता है। नॉर्थ में एक छोटी सी पट्टी है जिसको वाखान कॉरिडोर बोलते हैं, वो अफ़गानिस्तान आ जाता है। बाएं में उसके थोड़ा सा ऊपर जाओ तो उन दिनों का रशिया, सोवियत यूनियन होता था, रशिया तो वो तो इंडिपेंडेंट स्टेट बाद में बढ़ गए 89 में जी। और यहाँ से आप जाए तो अफगानिस्तान है, अब पाकिस्तान है। तो आप इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। लेकिन सर अभी मतलब कुछ सालों में 3-4 सालों में देख रहा हूँ वहाँ के लोग जो पीओके वाले हैं, कुछ सालों से उनमें एग्रेशन बढ़ा है कि यार हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। हाँ, अब मैं इस पॉइंट पर आता हूँ। तो ये जो थी, ये मैंने दृष्टिभूमि करी, मतलब कि है क्या पाकिस्तान में, कहानी क्या है। अब वहाँ के लोग जो हैं, पाकिस्तान ने हमेशा अपने प्रोविंसेस को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया है जी, इकलौता व्यवहार।
हाँ बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी। बांग्लादेश के साथ भी ये हुआ तो बांग्लादेश बन गया, बंगाली के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का तकरीबन 70% पॉपुलेशन पंजाबी है। यानी पाकिस्तान भी पीओके को अपना नहीं मानता, नहीं, वहाँ कभी के नहीं लोगों को कभी नहीं मानता। नहीं मानता। अब मैं आपको इसका उदाहरण दूंगा। मानने का जब आप कहते हैं कि ओके आप ये स्टेट मेरे हो, आप क्या करोगे उस स्टेट के साथ? उनकी आप असेंबली बनाएंगे, उनको आप वही ताकत देंगे जो बाकी स्टेट्स के साथ है, उनको आप पैसा एलोकेट करोगे? ऐसा नहीं है। अभी सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है उनका, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, ये जो नीचे वाले जितने हैं, इसको पूरे स्टेट से अलग कर दिया। अच्छा। और गिलगित बल्तिस्तान को नॉर्दर्न एरिया बताकर उसको अलग कर दिया। अच्छा। पहली बात तो यही उन्होंने करी, जबकि ये स्टेट का एक हिस्सा था। नॉर्दर्न एरियाज में वहाँ रहते हैं, बहुत पीसफुल इलाका था वो, वहाँ तिब्बतन मूल के लोग रहते हैं, वो बल्तीज, वो तिब्बतन स्टॉक के हैं, और गिलगित में रहते हैं जो पश्तून स्टॉक के। अच्छा। वहाँ पर पॉपुलेशन 52% शिया है। ओके। पहले वहाँ पर भी आपने सुना होगा कई सारी प्रोटेस्ट चल रही थी, मारकाट होता, क्योंकि वहाँ पर जियाउल हक के टाइम में वो शियाओं को सुन्नी बनाने के लिए उन्होंने एलईटी के लोग लगाए, फौज से रिटायर्ड अफगानों को भेजा। तो क्या पीओके में भी कुछ परसेंटेज शिया है वहाँ पे? नहीं, अब मैं आता हूँ, पहले तो इसकी बात करेंगे नॉर्दर्न एरिया गिलगित बल्तिस्तान की। इसकी हम तो मतलब इसको अलग कर दिया और ये पीओके को अलग कर दिया। अब ये पीओके 1947 से लेकर 1974 तक कोई असेंबली नहीं थी, कोई वोटिंग राइट नहीं था। इसका एक पाकिस्तान में बैठता था फेडरल मिनिस्टर ऑफ जम्मू, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वही चलाता था। अच्छा। 74 में बेनज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम में एक अमेंडमेंट करी, और अब देख लिए क्या चाल करी। अमेंडमेंट ने उन्होंने बोला पाकिस्तान ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एक असेंबली होगी, उसमें 48 मेंबर होंगे जो इलेक्टेड होंगे, और 8 जो हैं वो अनइलेक्टेड होंगे, नॉमिनेट होंगे। ये पहले बात। दूसरा, उनको बोला जी आपके ताकत सीमित हैं, आप एक्सटर्नल अफेयर्स, करेंसी, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी और कॉमर्स, इसमें कोई लॉ नहीं बना सकते जी। हाथ बांध दिए। लेकिन अब जिसमें वो लॉ बना सकते थे, वो प्रोविजन बनाया कि ये लॉ जो है रावलपिंडी में, उन दोनों रावलपिंडी फिर इस्लामाबाद बन गया कैपिटल, इस्लामाबाद में एक फेडरल काउंसिल फॉर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर होगी। उसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, वो फेडरल मिनिस्टर होंगे, और उसका हेड जो है एक फेडरल मिनिस्टर होगा। तो आप जितनी भी लेजिस्लेशन पास करेंगे वो पहले वहाँ जाएगी। अच्छा। जब वहाँ अप्रूव होगी तब इम्प्लीमेंट, तब ये माना जाएगा। होने नहीं देते। तो ये इस वजह से तो पॉलिटिकली जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में लोगों के पास पॉलिटिकल ताकत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा 4 प्रोविंसेस है, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब। सारा पैसा, सारा पानी, सारा डिफेंस स्ट्रक्चर, सारे मिलिट्री ओहदेदार, पूरी ब्यूरोक्रेसी पंजाब से आती है। अच्छा। और ये चारों स्टेट प्रोविंसेस हैं, ये डिप्राइव्ड हैं। ओके। तभी मुझे याद आ रहा है कल या परसों पंजाब की वो सीएम आई हुई थी वहाँ पे, पहले उनकी सरकार बनी तब, पहले तो शायद पीटीआई की सरकार थी वहाँ पे। हाँ, अब PLMN की सरकार आई और वहाँ आई। हाँ आई। तो क्योंकि वहाँ पर ताकत जो है ना कुछ फैमिलीज के पास होती है। आज की ताकत जो है नवाज शरीफ की फैमिली में है, उसका भाई नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर है और उसकी बेटी पंजाब की चीफ मिनिस्टर है। बाद में वो शहबाज शरीफ चला जाएगा, उसको बिठाएंगे। एक ही गारंटी होती है, अगर फौज को आप अपने साथ रखो, वही हो भी रहा है। रूल तो फौज कर रहा है, हो ही रहा है। तो इस वजह से पॉलिटिकली वो डिप्राइव्ड है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 2002 तक लिटरेसी लेवल, पहले तो कई दशकों तक लिटरेसी लेवल 6% थी। फिर 2002 में ये पहुँचकर 48% हो गई, और 2002 से अभी 20 तक तकरीबन 60% लिटरेसी लेवल है। जबकि इंडिया से तो कंपेयर है ही नहीं, यहाँ तो लिटरेसी बहुत आगे है। लेकिन पंजाब के साथ चेक करो तो कहीं है ही नहीं कोई मुकाबला।
पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान का 2006 में, 2006 के आंकड़े हैं अवेलेबल, अभी भी होंगे। 2006 में पर कैपिटा इनकम जो था, पर कैपिटा इनकम जो था पाकिस्तान के लोगों का, वो था $450 के करीब, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में $185। 88% पॉपुलेशन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की रूरल एरियाज में रहती है और एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री पर डिपेंडेंट है जी। और पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो है स्टेज में खर्च होता है, तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। और डिस्क्रिमिनेशन के अलावा और शायद पीओके में शायद तो टूरिज्म पे ही चलता है उनका, और लोग उधर से आ भी नहीं रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या है, एक तो पॉलिटिकली डिप्राइव्ड है, दूसरा इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है। अगर सबसे ज़्यादा मार पड़ती है तो इन्हीं इलाकों में पड़ती है, क्योंकि पंजाब को तो डिप्राइव कर नहीं सकते, फौज तो वहाँ से आती है, तो सब खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। अब पिछले 35-36 सालों में एक और चीज़ भी हुआ है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, कम से कम हज़ारों की तादाद में जो मिलिटेंट ट्रेन होते थे ना, पाकिस्तान ट्रेन करता जहादियों को कश्मीर में, वो कैंप पीओके में लगे थे। अब आप गांव में कैंप लगाओ, उसमें मिलिटेंट ट्रेन कर दो, आप खुद अंदाज़ा लगाओ गांव की हालत क्या होगी, उनके औरतों की हालत क्या होगी, कौन बाहर निकल सकता है, कौन नहीं निकल सकता। जो विरोध कर उन्हें गोली से भून दिया जाएगा, भून दिया जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अभी भी वैसा ही हुआ इलेक्शन में, विरोध किया तो ओपनली फायर। हाँ, आपका अंदाजा लगाओ आप। इतने वीडियोज आए सोशल मीडिया पे, लोग चिक चिल्ला रहे हैं, हिंदुस्तान से कह रहे हैं बचा लो, हाँ, प्रधानमंत्री जी बचा लो, हाँ, हमें अपने पास बुला लो। एब्सोल्युटली। तो कहने का मतलब ये है, जब आपके पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, आप अपना भविष्य नहीं संभाल सकते, कोई और संभाल रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड। आप इलेक्शन करा रहे हो, उसमें भी जोर ज़बरदस्ती हो रही है, और आपने इतने सारे मिलिटेंट कैंप के वायलेंस प्रोड्यूस किया आपके स्टेट में, क्योंकि एक अलग है, आप तो पंजाब में मज़े कर रहे हो, इस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और वो चाहते हैं कि भाई हमें आज़ाद कर दो, यहाँ से कहाँ फंसा दिया हमको। इस वजह से जब वो मांग करते हैं किसी चीज़ की, और पाकिस्तान तो आपको मालूम है, बांग्लादेश में भी ऐसा ही किया, खैबर पख्तूनख्वा भी ऐसा ही हो रहा है कि उनके पास तो एक ही आंसर है, वो है गोली मारो, गोली मारो, बातचीत जो का कोई करे उसे गोली मारो, बातचीत का रास्ता उनके लिए है ही नहीं कुछ। लेकिन कुछ सालों में, कुछ महीनों में देखा जा रहा है कि गोली खाने के बाद भी वो भीड़ के भीड़, बच्चे, लड़कियां, औरतें बोल रही है। तो मैं सुना कि मुझे मार देंगे, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है मुझे मार दिया जाए। हाँ। मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, यूएन से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसमें नजर डालिए, देखिए, और इंडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ तो कीजिए। राइट। अब बलूचिस्तान में देखो ना क्या हो रहा है, और वो जो गुहार लगा रहे हैं ना, किसी के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए तो है ही नहीं। जब तक वो उन्होंने अपना चाहिता उधर फौज में चीफ बना दिया, इमरान को निकाल कर किसी और का, उनका तो अपना काम होना चाहिए। सर, एक सवाल, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी बार बार बोलते हैं कि पीओके हमारा है और खुद लोग आएंगे यहाँ पे, तो क्या समाधान कैसे, पीओके कैसे आएगा? क्या सैनिक कार्रवाई से या कूटनीतिक कार्रवाई से? देखो, इसमें कूटनीतिक, सैनिक और पब्लिक प्रोटेस्ट तीनों जब एक साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब आएगा। क्योंकि जब लोग रिवोल्ट करते हैं ना, किसी प्रशासन के बरखिलाफ रिवोल्ट करते हैं, तो फिर लोगों की एस्पिरेशन जो है, आपने उसके ऊपर काम करना पड़ता है। कितने लोगों को आप गोली मारेंगे, कितने गोलों, पहली बात तो ये। दूसरा, उनको, पाकिस्तान को ये भी नहीं भूलना चाहिए, और कश्मीरियों को ये मालूम है, अगर वो इस पार आएंगे तो पाकिस्तान क्या कर पाएगा, कुछ नहीं। तो डिप्लोमेटिकली तो बहुत कम है चांसेस, लेकिन लोगों की भावनाएं और लोगों का प्रोटेस्ट और भारत की तरफ से मदद, इन चीज़ों से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर दोबारा जो कश्मीर का आकार था वो फिर वापस लौट आएगा, ऐसे आएगा। क्योंकि राजनाथ सिंह साहब हमेशा कहते हैं कि बात होगी तो पीओके पे। बिल्कुल, क्योंकि हमने जो गलतियां करी ना, आज़ादी से लेकर जब तक बीजेपी सरकार में नहीं आई, हमने बात ही नहीं करी इस चीज़ की। कभी आपने सुना कि हम बोलते थे यार ये इलाका तो हमारा, तुमने तो फौज भेजकर कब्जा, कभी बोला ही नहीं। बल्कि पूरी दुनिया में तो ये नैरेटिव चल रहा था कि कश्मीर को इंडिया ने घेर लिया, मिलिट्री उन्होंने भेजी, कबाली उन्होंने भेजे, ऑक्यूपेशन उन्होंने किया, और यूनाइटेड नेशन ने उनकी बात। पाकिस्तान चाहता क्या है? उन पीओके वालों को, जो आम जनता, उनको सुविधाएं भी नहीं देना, उन्हें छोड़ना भी नहीं,
प्रताड़ित करना भी है, मारना भी है, तो समाधान क्या है? समाधान कुछ नहीं वही है। रिवोल्ट करो और एक आज़ादी समय के लिए लड़ो। एब्सोल्युटली एक समय आएगा जब वो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। और ये समय लगता है जल्दी आने वाला है कि इस तरह से मूवमेंट चल रहा है वहाँ पे। Absolutely, हजारों छोटे बच्चों को मैं देख रहा था, 4 साल से 5 साल की बच्चियाँ, वो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इंटरनेट है, इंटरनेट बंद कर दिया है वहाँ इस चक्कर में। हाँ हाँ तो वो मैं देख रहा था कि मैं छोटे बच्चियाँ स्कूल गोइंग जो गर्ल्स हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूएन से, इंडिया से कि अब वो समय आ गया है, कुछ तो करो। बिल्कुल हमें निहत्थे लोगों को मार दिया जा रहा है, चलते गोलियां बरसा दी जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन इंडिया के लिए मिलिटरली इंटरवीन करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए इंटरनेशनल सिचुएशन आपको बनानी पड़ेगी या बननी हुई होनी चाहिए। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा क्या हुआ, अमेरिका उनके पीछे खड़ा हो गया। सऊदी अरेबिया जहां हम गए, जहां प्राइम मिनिस्टर था जब पहलगाम हुआ, उनके पीछे खड़ा, आपस में संधि हो गई। भी हो सकता है अमेरिका चाहता नहीं कि ये मामला सुलझे। ना मैंने तो आपको पता है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड तो कभी नहीं चाहेगा ये वाला बाग भी वापस आ जाए इंडिया के पास। तो मैंने वो तो फंडामेंटल चाहता है कि आप उलझे रहे। हाँ उलझे रहे, अपने सोर्सेस पैसे वहाँ लगाएं आप, उलझे और तभी तो आप पाकिस्तान को अपने काम करने के लिए उसको यूज कर सकते हो। एग्जैक्टली सर, ये तो हो गया अपना पीओके, बहुत जल्दी आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं बलूचिस्तान की, वहाँ भी इससे बदतर हालत है। वहाँ तो बीएलए ने तो अनाउंस कर रखा है कि हमने अपना स्टार्ट कर लिया। हाँ, बिकॉज देखिए अगेन मैं आपको बताऊंगा, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान के जो रूलिंग क्लीक हैं उनको नहीं नाराज़ करना चाहते हैं। नहीं तो अभी तक बलूचिस्तान कब का निकल गया होता है, क्योंकि बलूचिस्तान का विलय हुआ ही नहीं पाकिस्तान। वो मार्च 27, 1948 कुछ झूठ बोल करके उन्हें वादे करके अगस्त से लेकर अगले साल मतलब कोई विलय नहीं हुआ था। उन्होंने खान ऑफ कलात थे वो कर रहे थे, उसको बुलाकर जेल में डाल दिया, उसे साइन करा लिया, अपनी फौज भेजी। बलूचिस्तान में बहुत साधन है, नेचुरल गैसेस, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको वो सुविधाएं नहीं दी जा रही है। 99% तो वो पाकिस्तान, बाकी चाइना ले जाता है। पाकिस्तान में हर प्रोविंस सिर्फ पंजाब के लिए जिंदा है। सही बात है, बोलते भी हमारा पंजाब है, हमारा पंजाब, बाकी प्रोविंस को तो ध्यान ही नहीं देते। तो इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा है, अभी देखो सीपेक बन गया, गवादर बन गया, उसमें बलोची जो लोग उनको जाने की इजाज़त नहीं है। अपने ही देश के लोग वहाँ पे जाना मना है, नहीं जा सकते। मना है। आप खुद कैसा देश है, रिसोर्सेज उनके और कोई सब चीज़ उनको इस्तेमाल। अब बलूचिस्तान भी यही हाल है, पॉवर्टी स्ट्रिकन, इतने साधन हैं लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी वहाँ पर, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं साधन। माउंटेनस एरिया है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, हाईवेज, रेलवेज, क्या एक ही तो वो रेल कोयटा से आते 2 बार उसके ऊपर हमला हुआ। तो ये तो होगा, ये तो होगा ही, ऐसा तो होगा। अब सिर्फ पाकिस्तान के पास जो चीज़ है ना, वो है उनकी आर्मी। मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान आर्मी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, शायद तुर्की के बाद। मैंने कहीं पढ़ा था, अभी बीएलए को जो है आतंकी ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। हाँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बीएलए देखिए, आपको बलूचिस्तान का इलाका देखना चाहिए, बहुत रगड है, माउंटेनस एरिया है, कम्युनिकेशन बहुत कम है, गुरिल्ला फाइटिंग के लिए तो बेस्ट टेरिटरी है जी। अभी तो इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन अगर बढ़ेगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल तो होगी, क्योंकि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जब आप कम हो गई तो आप उसी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जब वल्नरेबल हो जाएगी, उस पर अटैक हो जाएगा, आप कैसे जाएंगे। जी। तो ये सब कारण है बलूचिस्तान में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी, खैबर पख्तूनख्वा में वायलेंस है। हर दूसरे दिन कोई सुसाइड बॉम्बर पुलिस पोस्ट पर अटैक करता है, स्कूल पे अटैक करता है। अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर भी एक्टिव हो गया, तालिबान हर दूसरे दिन पर हमला कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, आपने देखा होगा। सर वापस आते हैं पीओके पे। वर्षों से हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो जंगें हो रही है, पीओके को लेकर हो रही है, कश्मीर को लेकर, एक अस्थाई समाधान सर क्या है? क्या मतलब मिलिट्री एक्शन? जब मैंने पहले बात की, आपने बताया कि भाई मिलिट्री ना तो फिर कूटनीतिक। स्थाई, देखिए लड़ाई हो रही है हमारे कश्मीर के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ये कश्मीर जो हमारा है, जो हमारे पास जिसको भाग है, वो कह रहे हैं कि भाई ये कश्मीर हमारी शाहरग है,
हालांकि जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अच्छा जुमला है ये। तो हमले तो उन्होंने किए हम पर हमेशा, हमने तो कभी उनको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर लेने अब तो के लिए हमारे हमला किया कश्मीर ही के नहीं। लोग भी उठ के खड़े हो गए हैं कि भाई उनको यहाँ लाइए। सर देखो, फारूक अब्दुल्ला साहब, नहीं इसकी यासीन मलिक की बीवी बोल रही है, हाँ, जो कल तक गालियां निकाल रहे अब वो थे। दिख रहा है वो चीज़ें ना उनको। तो पॉइंट ये है, हमने तो कभी उनके ऊपर हमला नहीं किया है, उन्होंने हमारे ऊपर किया है। हाँ, हमेशा 47, 48, 65 करगिल ये लेने की उनकी क्षमता तो है नहीं लेने की, और अब उनके हाथ से ही उनका वाला बाग निकल रहा है। तो ये उनके लिए एक सीरियस थॉट का एक मुद्दा होना चाहिए कि क्या हो रहा है उनके साथ। और मुझे लगता है 370 हटने के बाद जो कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट देखो, वहाँ के लोग ये चीज़ देख रहे हैं पीओके वाले, आम जनता कि यार मैं काश वहीं होता, क्योंकि यहाँ वहीं तो का नहीं होता। मिलते, वहाँ तो ब्रिटेन वगैरह में तो मिलते हैं, आपस में नोट एक्सचेंज करते हैं, हमारे देश में ये है, ये दुनिया मेरा के सबसे बेटा बड़े डॉक्टर है, मेरा ब्रिज बेटा है। जिस पे ट्रेन दौड़ रही है, एब्सोल्युटली। वहाँ की महंगाई, यहाँ की महंगाई देखिए, हाँ, जस्ट income देख बॉर्डर लीजिए। का फर्क है, कुछ हाथों का फर्क है। हाँ, आप जो नीलम कृष्णगंगा दरिया के इस पार और कृष्णगंगा नदी के उस पार, ये भी है कि वो कश्मीर के डेवलपमेंट को देख करके, कॉलेजेस, स्कूल सबको देख करके, नहीं है ना, ये है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है। नहीं, ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि देखो आजकल का यंगस्टर जो है वो एस्पिरेशनल है। एग्जैक्टली, वो करना चाहता है लाइफ में, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, पायलट बनना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक में जाना चाहता है। हमारी जम्मू कश्मीर की लड़कियां तो स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, नहीं, वहाँ के पीओके के लड़कियों को तो अलाउड ही नहीं है जाना कहीं। अलाउड ही नहीं है। आपको मैं एक बार दिखाऊंगा, 2006 में या 2013 में, मुझे याद नहीं है, जब वो ज़बरदस्त भूचाल आया था जी, हाँ, आपको याद होगा, बहुत नुकसान, 25,000 लोग मरे थे वहाँ पर। वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज था या कोई नॉर्मल कॉलेज था, वहाँ पर लड़कियों का हॉस्टल ख़त्म हो गया था। अच्छा, वो गिर गया था, लेकिन लड़कियाँ उसके नीचे दबी थी, जिंदा थी। जो रेस्क्यू वाले थे वो सब मेल थे। वो कह रहे हैं इस्लाम में मना है किसी भी गैर औरत को हाथ लगाना। उन्होंने बचाया नहीं उनको, मर गई, वो मरने दिया। कह रहे हैं जी ये तो हाथ नहीं लगा सकते, ये आप क्या ह्यूमैनिटी है, इस्लाम के नाम पर आप ये क्या कर रहे हो, क्या लिखा है आपके ऊपर? इस्लाम में तो बहुत अच्छी बातें भी लिखी हुई है। तो मतलब मेरा ये है, आप देख लीजिए किस युग में रह रहे हैं वो, क्योंकि रोशनी वहाँ जाने दी ही नहीं पाकिस्तान सरकार ने। रोशनी जाएगी तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा। सही बात है। एजुकेशन ज़्यादा आएगी तो अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तो ये वजह है। और सर आपने बहुत सारे बुक्स भी लिखी हैं, टेररिज्म पे भी लिखा है, कश्मीरी पंडितों पे भी लिखा है। तो टेररिज्म को लेकर क्या मतलब, लोग कहते हैं कि यार अभी तो हालत ऐसी है कश्मीर में, लेकिन मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है, टेररिज्म करीब करीब द एंड पे है? देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए, टेररिज्म को जो है आप कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते, कभी भी नहीं ख़त्म। कंट्रोल कर सकते हैं, इफेक्टिव कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड है। वो सिस्टम नहीं है जब महीनों महीनों स्कूल नहीं खुलते थे। वो सिस्टम नहीं है जब जिलानी हर दिन कॉल देता, पत्थरबाजी होती थी, पत्थरबाजी होती थी, कॉल देता, हरता तो सिविल कर्फ्यू। वो लाल चौक से अनाउंस किया जाता था, अब तो लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगा लहरा है। तो हालात तो ऐसे, और ख़ासकर ऐसी जगह पर टेररिज्म का ख़त्म होना नामुमकिन है कंप्लीटली, जहाँ जो धर्म के नाम पर चलाया जाए। क्योंकि आप हमेशा किसी न किसी को तो मदरसे में ब्रेन वॉश करोगे याद करने के लिए, तो वही लोग आपको मिलेंगे। सही बात है। तो वही कर रहे हैं ये, एक दो धर्म पुष्कर मार रहे हैं, पहले पहलगाम में और कल परसों वो ब्रिक लेबर्स को मार दिया। और पीओके जनता चाहती है यार हमें भी वो सुविधाएं चाहिए जो कश्मीर में है। एब्सोल्युटली, हमें वो सस्ती चाहिए चीज़ें जो कश्मीर में है। बिल्कुल। तो मैं वहीं क्यों ना चला जाऊँ? बिल्कुल, कुछ सालों में, दशक में जो कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ, तो वो देख रहे हैं उस चीज़ को। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। पहले तो चलो सोचते कि चलो यार जैसा वैसा जैसा यहाँ, लेकिन एक चीज़ डेवलपमेंट को देख करके वहाँ की जनता, अब जो खास करके जिसको हम जेनजी बोलते हैं, मैंने बोला ना एस्पिरेशनल है, सॉरी एस्पिरेशनल, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, वो दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर लाइफ। एग्जैक्टली। तो सर हमने बात की पीओके की, हमने बात की बलूचिस्तान की, हमने बात की पाकिस्तान के हालात पे। सर ने बहुत ही बेपाकी से, बहुत ही सरल अंदाज में समझाया पीओके हम कैसे ला सकते हैं और बलूचिस्तान का समाधान भी क्या है। ये दोनों स्टेट, सर का कहना है कि अगर
हालात नहीं सुधरे तो दोनों स्टेट पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक किसी बड़े शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।